वह गांव में भू राजस्व की वसूली करता है। वह गांव में भू राजस्व की वसूली करता है। वह गांव में भू राजस्व की वसूली करता है तथा कुल वसूले गए राजस्व का 16% कमीशन के रूप में 16% कमीशन के रूप में रखकर मानकी को देता है। गांव में राजस्व की वसूली कर 16% खुद रखकर कमीशन के रूप में शेष राशि को किसको देगा? मानकी को देता है। इसके अतिरिक्त सरकार के द्वारा इन्हें इनके दायित्वों के निर्वहन हेतु 2,000 रुपये मानदेय दिया जाता है। 2,000 रुपये मानदेय दिया जाता है। अच्छा, पहले ये 1,000 रुपये था, ठीक है। तो अगर कहीं 1,000 मिले तो घबराना नहीं है, पहले उसको 1,000 रुपया मिलता था। बाद में सरकार इसमें इंक्रीमेंट करती है, धीरे धीरे बढ़ाती है। जैसे सबका पैसा बढ़ता है, इन लोगों का भी पैसा बढ़ना चाहिए ना। तो पहले मुंडा को 1,000 मिलता था, डकुआ को 500 मिलता था और मानकी को 1,500 मिलता था। तो करीब करीब सबका पैसा दोगुना कर दिया गया है। मुंडा को 2,000 कर दिया गया है, डकुआ को 1,000 कर दिया गया और मानकी को 3,000 रुपये कर दिए गए। और उसके अलावा अभी सरकार ने एक योजना भी लाई है जिसके तहत सबको एक एक गाड़ी दिया जाएगा, बाइक दिया जाएगा। ये तीनों को मतलब 2 पहिए का वाहन दिया जाएगा ताकि ये लोग अपने कार्य को कर सके। जैसे मान लीजिए क्यों दिया जा रहा है, ठीक है। और सवाल ये भी है ना, तो इन लोग कहाँ पे रहते हैं? जंगल झाड़ में रहते हैं। तो आप लोग, मैंने बताया था कि गांव में कोई भी अगर एक्टिविटी होगा उसकी जानकारी मुंडा जो है उपायुक्त को देगा। जैसे मान लीजिए उसके गांव में कोई व्यक्ति आकर के बसा, एक गांव है, वहां का मुंडा प्रधान है। मान लीजिए कोई बाहरी व्यक्ति उसमें बसता था, अब तो नहीं बसता होगा। तो बाहरी व्यक्ति आकर उसके गांव में बसा, तो उसकी जानकारी मुंडा ना उपायुक्त को देगा, यानी डीसी को देगा। तो डीसी को देने के लिए वहां कार्यालय तो जाएगा ना, तो जाने में दिक्कत होती थी। तो ये मैंने बताया था ना कि अभी भी इसके प्रशासन को मान्यता मिलती है। तो इसीलिए इनको अपने कार्यों को निर्वहन करने के लिए अभी दो पहिए वाहन देने की बात की गई है हेमंत सरकार द्वारा, जो कि नहीं है, अभी चंपई सोरेन का सरकार है। तो देते नहीं देते वो बात की बात है, लेकिन घोषणा की गई थी हेमंत सोरेन के द्वारा, ठीक है। कि कुछ नहीं होगा अब, बोला है क्या चंपई सोरेन? अब क्या करेगा, अब तो चुनाव हो गया, आ रहा है। जातीय जनगणना कराने में ऐसा थोड़ा है कि एक मतलब 10 दिन में करा देगा। अब मार्च में देखिए कि आचार संहिता लगने वाला है, ठीक है। आचार संहिता लगेगा तो फिर सारा प्रशासन कहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा? चुनाव में हो जाएगा ना। फिर दूसरा कार्य तो होता नहीं उस वक्त। तो थोड़ा सा डाउट ये भी है कि एग्जाम होगा या नहीं, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि हो जाएंगे एग्जाम। अगर उस डेट में चुनाव आयोग को यहाँ चुनाव ना रख दे, 17 तारीख को अगर कोई चुनाव नहीं रहता है, उसके आसपास में भी नहीं रहना चाहिए, जैसे 18-16 को नहीं रहना चाहिए, तब हो जाएगा एग्जाम। नहीं, अगर उसी डेट के आसपास में चुनाव रह गया तो फिर दिक्कत है, लेकिन नहीं रहेगा क्योंकि मार्च में घोषणा करता है तो चुनाव 16 अप्रैल से है, तो अप्रैल से चुनाव तो हो सकता है एग्जाम, मार्च में तो हो सकता है। लेकिन फिर भी आचार संहिता लगने से चीजें अव्यवस्थित हो जाती है, मतलब पूरा कंट्रोल चुनाव आयोग के हाथ में चला जाता है ना, प्रशासन वगैरह किसको कहाँ। वही सस्पेंस है कि पीटी लेगा या नहीं, लेकिन मैक्सिमम चांसेस लेगा क्योंकि जो कमीशन है वो सेंट्रल अलॉटमेंट कर रही है। तो सेंट्रल अलॉटमेंट क्यों करेगी जब एग्जामिनेशन ही नहीं लेने रहता? तो इसके लिए एग्जाम मतलब आप कंफर्म रहिए कि हो जाएगा। अच्छा,
आधे लोग इस मन में रहते कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं रहना, होगा ऐसा मान के चलिए। लेकिन उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं होने वाला है, मतलब सरकार की ओर से कुछ नहीं होगा, सरकार चुनाव में ही व्यस्त हो जाएगी। तो जातीय जनगणना बोल रहा है चुनावी एजेंडा है सिर्फ, समझ रहे हैं, और कुछ नहीं है। हाँ अब देखिए, बोलता तो बहुत कुछ है ये सब, बोला था हम लोग को बेरोजगारी भत्ता भी देगा 7,000 रुपया, 5,000 रुपया कहाँ दिया, सर्वे भी करा लिया था सब कुछ कुछ, बोला था ना कि जो पीजी किया हुआ उसको 7,000 रुपये मंथली मिलेगा, और जो यूजी किया हुआ ग्रेजुएशन जो किया हुआ उसको 5,000 रुपये दिए जाएंगे, और उसके नीचे वालों को 3,000 रुपये के आसपास था कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, कहाँ दिया। और ये घोषणा तो बहुत पहले किया गया, अब बीच में भी इसके बारे में बोला था कि हम देंगे, तो कुछ हुआ नहीं। वो सब छोड़िए, रोजगार का इतना बात किया, दिया क्या, नहीं दिया। तो बातें तो बहुत करती है सरकार, लेकिन काम कितना करती है वो तो ग्राउंड पे ही दिखता है। तो इसको कितना 2,000 रुपये मानदेय राशि दिया जाता है, किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। लिखिए, यद्यपि इसका पद वंशानुगत है, यद्यपि इसका पद वंशानुगत है, यद्यपि इसका पद वंशानुगत है, लेकिन कार्य की अक्षमता एवं योग्यता के अक्षमता अक्षमता कार्य की अक्षमता एवं या योग्यता के आधार पर इसे पद से हटाया जा सकता है, अयोग्यता के आधार पर इसे पद से हटाया जा सकता है। फुल स्टॉप। यह सरकारी भूमि का मुख्य संरक्षक होता है तथा मानकी के अधीन कार्य करता है, तथा मानकी के अधीन कार्य करता है। फुल स्टॉप। मुंडा की सहायता के लिए, मुंडा की सहायता के लिए, मुंडा की सहायता के लिए मानकी के द्वारा डकुआ की नियुक्त डकुआ की नियुक्ति की जाती है। मुंडा की सहायता के लिए मानकी के द्वारा डकुआ की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। एक पॉइंट और लिखिए, गांव में बसने वाले नए व्यक्तियों की जानकारी, गांव में बसने वाले नए व्यक्तियों की जानकारी मुंडा उपायुक्त को देता है। गांव में बसने वाले नए व्यक्तियों की जानकारी मुंडा उपायुक्त को देता है। जो लास्ट मैंने पढ़ा पंचायत लिखा था ना, तो वहां आप लोगों ने डाटा पढ़ा भी लिखा हुआ था नोट डाल करके, उसमें आप ये चीज जरूर मेंशन कीजिए कि नियमित संस्था नहीं या नियमित रूप से कार्य नहीं करता है, वरना आप परेशान रहेंगे कि इससे ऊपर भी कुछ कार्य करता है। लिखिए, यह नियमित रूप से कार्य नहीं करता है, वो कभी कभार सिचुएशन बेस्ड पे वो गठित होता है। या नियमित रूप से कार्य नहीं करता, उसको लिख लीजिए। पढ़ा पंचायत का लास्ट में जाइए, वहां पे आप लिखे होंगे।
लिख लिए? या नियमित रूप से कार्य नहीं करता? अगर सर्वोच्च स्तर पूछा जाए तो पढ़ाई है उराव जनजाति में, ठीक है। वो तो सिचुएशन बेस्ड होता है कि कभी कभार 2-3 पढ़ा मिलकर के इसका गठन कर लिया जाता है, लेकिन कभी कभार। आ जाइए फिर बैक आ जाइए इसमें। नेक्स्ट लिखिए अधिकारी डकुआ। लिखिए वह मुंडा का सहायक होता है। वह मुंडा का सहायक होता है। गांव में होने वाले किसी भी घटना की जानकारी, गांव में होने वाले किसी भी घटना की जानकारी मुंडा तक पहुंचाता है। गांव में होने वाले किसी भी घटना की जानकारी मुंडा तक पहुंचाता है। साथ ही साथ थाना एवं कोर्ट को भी सूचना देता है। साथ ही साथ थाना एवं कोर्ट को भी सूचना देता है। अब कोई हत्या जैसा मामला हो गया तो ग्राम प्रधान थोड़ा उसको सॉल्व करेगा, वो तो छोटे मोटे मामलों को सॉल्व करता है, समझ रहे हैं। तो किसी का फसल मतलब चर गया, या फिर आपसी झगड़ा हो गया थोड़ा बहुत पड़ोसी में, तो इस तरह के मामलों को सॉल्व करता है। अब किसी की हत्या हो गई है या कोई गंभीर अपराध हो गया है तो उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होता है, उसको फिर कोर्ट और मतलब कचहरी जाना पड़ता है, ठीक है। क्या लिखे? वो कोर्ट और थाना को सूचना देता है, फुल स्टॉप। लिखिए वह संदेशवाहक की भूमिका निभाता है। वह संदेशवाहक की भूमिका निभाता है। गांव में होने वाली बैठक की सूचना, गांव में होने वाली बैठक की सूचना गांव वालों को गांव में होने वाली बैठक की सूचना गांव वालों को देता है तथा पंचायत के फैसलों से सभी को अवगत कराता है। तथा पंचायत की फैसलों से सभी को अवगत कराता है। फुल स्टॉप। सरकार द्वारा इनके दायित्वों के निर्वहन हेतु इनके दायित्वों के निर्वहन हेतु 1000 रुपये मानदेय दिए जाते हैं। 1000 रुपये मानदेय दिए जाते हैं। मानदेय क्या होता है? मतलब जैसे काम किए ना और उसके बदले जो पैसा मिल रहा है उसी को मानदेय बोलते हैं, मजदूरी, ठीक है। तो मजदूरी नहीं बोल करके इसको मानदेय बोलता है, तो सम्मानजनक सम्मान देता है, लेकिन असल में यही है कि वो अपने दायित्वों को निर्वहन कर रहा है। तो दायित्वों को निर्वहन करेगा तो उसके लिए उसका खर्च भी तो पड़ेगा। अब वो जिला मुख्यालय जाएगा तो भूखले नहीं जाएगा, भूखले तो आएगा नहीं, साथ ही कुछ कागजात के है, कुछ जेरोक्स देना है, कुछ एप्लीकेशन देना है, तो उसके लिए भी तो कुछ कुछ पैसे तो लगते ही होंगे। तो उसके लिए उसको कुछ पैसे दी जाती है, कुछ राशि दी जाती है, वही मानदेय। समझे बात को? नेक्स्ट हम लिखते हैं। नेक्स्ट अधिकारी कौन सा है? देवरी। देवरी, देवरी, कहीं देवड़ी भी लिखा रहता है तो र, जैसे अंग्रेजी में ना ड को कभी र भी पड़ता है ना, जैसे डी लिखता है ना डी, तो कहीं ड पड़ेगा कहीं र पड़ेगा, ऐसा देवरी, कहीं आर लिखा हुआ रहता।
तो जैसे अनाड़ी अनारी होता है ना, हिंदी में अनाड़ी लिखता है लेकिन इंग्लिश में अनारी लिखता है उसको, ऐसे ना होता है। तो वैसे ही है, देवरी कहीं लिखा रहता है कहीं देवड़ी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं। वो तो पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे कोई शब्द कहीं कुछ उटपटा सा लग रहा है, अगर तो समझ जाइए किससे जुड़ा हुआ शब्द है ये, ठीक है। लिखिए, यह गांव का धार्मिक प्रधान होता है। यह गांव का धार्मिक प्रधान होता है। गांव में होने वाले सभी धार्मिक क्रियाकलापों का निर्वहन गांव में होने वाले सभी धार्मिक क्रियाकलापों का निर्वहन देवरी ही करता है। गांव में होने वाले सभी क्रियाकलापों का निर्वहन देवरी ही करता है। धार्मिक मामलों में मुंडा देवरी से विचार विमर्श करता है। धार्मिक मामलों में मुंडा देवरी से विचार विमर्श करता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए यात्रा देवरी। लिखिए, वह देवरी का सहायक होता है। वह देवरी का सहायक होता है। ये पकड़ लीजिएगा, यात्रा देवरी ना, देवरी का सहायक यात्रा देवरी, उसके यात्रा में जो 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 साथ रहता है। देवरी का सहायक यात्रा देवरी मतलब वह देवरी का सहायक होता है, देवरी के सभी क्रियाकलापों में उसकी सहायता करता है। देवरी के सभी क्रियाकलापों में उसकी सहायता करता है। ठीक है, और इस तरह से ग्रामीण प्रशासन के सारे अधिकारी समाप्त हुए। अब लिखिए अंतर ग्रामीण परिषद पर शासन। अंतर ग्रामीण परिषद पर शासन। इसमें दो ही अधिकारी हैं, एक तो मानकी और दूसरा है तहसीलदार। तहसीलदार, मानकी और तहसीलदार। लिखिए, मानकी लिख के डैश दीजिए। लिखिए, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में 15 से 20 गांवों को मिलाकर 15 से 20 गांवों को मिलाकर एक पीढ़ का निर्माण किया जाता है। एक पीढ़ का निर्माण किया जाता है। स्टॉप। पीढ़ का प्रधान मानकी कहलाता है। पीढ़ का प्रधान मानकी कहलाता है। पीढ़ का प्रधान मानकी कहलाता है। जो मामले गांव के स्तर पर
नहीं सुलझ पाते, जो मामले गांव के स्तर पर नहीं सुलझ पाते उसे मानकी के समक्ष लाया जाता है। मानकी के समक्ष लाया जाता है, फुल स्टॉप। पीड़ में शामिल सभी गांवों के प्रशासन हेतु, पीड़ में शामिल सभी गांवों के प्रशासन हेतु मानकी जिम्मेवार होता है। मानकी जिम्मेवार होता है। फुल स्टॉप। वह मुंडाओं से भू राजस्व वसूल कर, वह मुंडाओं से भू राजस्व वसूल कर उपायुक्त को देता है। वह मुंडाओं से भू राजस्व वसूल कर उपायुक्त को देता है। अच्छा, मुंडा किससे वसूलेगा? गांव वाला से। और उससे कौन वसूलेगा? महतो। अब महतो दे देगा, सॉरी मानकी, मानकी और मानकी दे देगा किसके? उपायुक्त को। उपायुक्त को देता है। फुल स्टॉप। सरकार के द्वारा, एक मिनट रुकिएगा, क्या लिखे? उपायुक्त को देता है, लिखिए फुल स्टॉप। कुल भू राजस्व का, कुल भू राजस्व का 10% कमीशन के रूप में वह स्वयं रखता है। मुंडा कितना परसेंट रखता है? 16%। यहीं पे दिमाग रखिए, मैंने मुंडा के बारे में पूछा और अभी लिखा रहा हूं मैं मानकी, तो मुंडा 16% और मानकी 10%। तो लिखिए कुल भू राजस्व का 10% मानकी स्वयं कमीशन के रूप में रखता है या स्वयं रखता है। इसके अतिरिक्त सरकार के द्वारा, इसके अतिरिक्त सरकार के द्वारा इसे 3000 रुपये मानदेय दिया जाता है। फुल स्टॉप। गंभीर मामलों को छोड़कर, गंभीर मामलों को छोड़कर, और किन्हीं को लिखने में दिक्कत तो नहीं हो रही, मतलब फास्ट तो नहीं जा रहा है ना? हाँ, गंभीर मामलों को छोड़कर सभी मामलों, गंभीर मामलों को छोड़कर सभी मामलों की का निराकरण, सभी मामलों का निराकरण मानकी खुद करता है। मानकी खुद करता है, फुल स्टॉप। देखिए, यद्यपि मानकी का पद, यद्यपि मानकी का पद मुंडा से ऊपर होता है, यद्यपि मानकी का पद मुंडा से ऊपर होता है, मुंडा से ऊपर होता है, फिर भी इसे भूमि बंदोबस्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। फिर भी इसे भूमि बंदोबस्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। भूमि बंदोबस्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अगर आपसे पूछे भूमि कौन बंदोबस्त करेगा तो मुंडा। पूछता है क्वेश्चन कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था में भूमि बंदोबस्त करने का अधिकार किसके पास है? 4 ऑप्शन दे देगा आपको, मुंडा दे देगा, मानकी दे देगा, देवरी दे सकता है, उपायुक्त भी दे सकता है। ठीक है, तो मुंडा के पास अधिकार। अच्छा, मुंडा को अधिकार क्यों दिया गया? याद रखने का तरीका होता है, आप इसको याद रखिएगा सिर्फ कि मुंडा को बंदोबस्त करने का अधिकार दिया गया है, मुंडा को बंदोबस्त करने का अधिकार दिया, रट रहे हैं। एक तो ऐसे हो गया याद करने का तरीका।
एक होता है किसी चीज से उसको कनेक्ट कीजिए आप, अगर कनेक्ट करके याद कर लिए तो फिर दिक्कत ही नहीं है ना। गांव बसाने का काम कौन कर रहा है? खुदकटीदार कौन होता है? मुंडा ही होता है ना। मुंडा समाज में अगर देखें वो गांव बसा रहा है, उसके अधीन ही सारी जमीनें है ना, भूमि को वही तो साफ किया और वही प्रधान भी बना बाद में चल के। जब प्रशासनिक विकास हम लोग देखे थे तो बताए थे ना कि भाई प्रशासन का डोर किसे दिया जाए, पदवी किसे दिया जाए, तो जो गांव बसा है ऑब्वियस उसी को देना था। तो वही काम अगर मानकी में हो रहा है, मतलब वो जनजाति में हो रहा है, तो यहाँ भी तो मुंडा गांव का प्रधान था, मतलब गांव को बसाने वाला व्यक्ति होगा। समझ रहे बात को? तो इसलिए भूमि बंदोबस्त तो पहले से ही कर रहा था। समझ रहे बात को? गांव में नहीं रहिए तो अगर कोई आ रहे हैं तो उसको भूमि देने का काम मतलब कौन कर रहा है? पहले से मुंडा ही कर रहा है। बंदोबस्त करना मतलब किसी को भूमि खेती के लिए देना अधिकार पत्र के द्वारा। अधिकार पत्र मतलब जैसे हम लोग खतियानी अधिकार बोलते हैं ना, उस तरह से कागजी कार्रवाई के माध्यम से अगर किसी को हम कोई लैंड दे रहे हैं काम ये करने के लिए, खेती करने के लिए, वही बंदोबस्त करना होता है। ठीक है, तो वो काम तो पहले से ही कर रहा था, इसलिए वो अधिकार उसको दिया गया। जबकि मानकी ये काम नहीं कर रहा था। भले मानकी का पद मुंडा से ऊपर है, लेकिन भूमि बंदोबस्त करने का अधिकार मुंडा को दिया गया। क्यों दिया गया समझे? तो उसको कनेक्ट करके याद कर लीजिए, हो गया। फिर याद करने की दिक्कत भी नहीं, अगर पूछ दिया भी कभी तो आप समझ जाइए कि किसको अधिकार मिल सकता है ये। ठीक है, क्या लिखे? भूमि बंदोबस्त का अधिकार प्राप्त नहीं है। लिखिए, मान की, फुल स्टॉप, मान की वन भूमि, चारागाह, वन भूमि, चारागाह, कृषि भूमि तथा मछली के तालाब का मुख्य संरक्षक होता है। मछली के तालाब का मुख्य संरक्षक होता है। वर्तमान में इसका पद दरोगा के समान है। वर्तमान में इसका पद दरोगा के समान है। अच्छा, जो मामला गंभीर रहेगा उसकी जानकारी ये खुद जाकर के देगा, अपर या तो थाना में या तो उपायुक्त के पास जाके जानकारी देगा। ठीक है, जो मामले इसके। अब नेक्स्ट अधिकारी लिखिए, तहसीलदार लिखिए। तहसीलदार मानवीय अधिकार समझ गए ना? लिखिए, मान की तहसीलदार के माध्यम से ही, तहसीलदार के माध्यम से ही भू राजस्व की वसूली करता है। मान की तहसीलदार के माध्यम से ही भू राजस्व की वसूली करता है। फुल स्टॉप। वह मानकी का प्रमुख सहायक, वह मानकी का प्रमुख सहायक की भूमिका निभाता है। फुल स्टॉप। मानकी के आदेश पर वह मुंडाओं को सूचना देता है। यहाँ पे कोई संदेश वाहक नहीं है, यहाँ तहसीलदार ही है जो भू राजस्व वसूल रहा है मानकी के कहने पर। तो अगर कोई सूचना मुंडाओं को देना है तो तहसीलदार के माध्यम से ही जाएगा वो सूचना। ठीक है, मानकी किसी मुंडा को बुलाना चाहता है किसी
विचार विमर्श के लिए, तो तहसीलदार से ही के माध्यम से ये सूचना किसके पास जाएगा, मुंडा के पास। मान के खुद नहीं जाएगा कि आप आइए और मेरे यहाँ और विचार विमर्श कीजिए, वो तहसीलदार के माध्यम से जाएगा। तो यहाँ कोई संदेश वाहक नहीं, संदेश वाहक गांव के स्तर पर है, जिसका नाम को क्या है, डकुआ। देखिए अभी मैंने लिखा है कि वह गांव का संदेश वाहक होता है। संदेश वाहक मतलब गांव में सूचना आदान प्रदान करने का काम, ठीक है। कोई भी झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, तो सूचना मुंडाओं तक पहुंचाना, अगर कोई पंचायत बैठी तो उसका फैसला गांव वालों तक पहुंचाना, ये सब काम करने कौन करेगा, डकुआ करेगा गांव स्तर पे। तो तहसीलदार समझ गया कि ये भू राजस्व की वसूली करता है मानकी के कहने पर, ठीक है। और इसके लिए कोई अलग से मानदेय सरकार नहीं देती है, इसको जो पैसे मिलते होंगे वो मानकी ही देता होगा, ठीक है। तो उसका कोई उल्लेख नहीं मिलता कि इसको कितनी राशि मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए 3 मानकी। अच्छा, ये सबसे सर्वोच्च स्तर हो गया 3 मानकी, उसमें एक ही अधिकारी है, तो या तो आप लिख सकते हैं सबसे सर्वोच्च स्तर, या फिर 3 मानकी लिख के सीधा उसमें कंटिन्यू कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। 3 मानकी, तीन मानकी लिखिए। यह मुंडा मानकी शासन व्यवस्था का सबसे सर्वोच्च स्तर है। यह मुंडा मानकी शासन व्यवस्था का सबसे सर्वोच्च स्तर है। किसी भी मामले पर मानकी द्वारा दिए गए किसी भी मामले में मानकी द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध 3 मानकी के पास अपील की जाती है। फुल स्टॉप। 3 मानकी उन सारे मामलों का निपटारा करती है, 3 मानकी उन सारे मामलों का निपटारा करती है जिसका निराकरण 3 मानकी उन सारे मामलों का निपटारा करती है जिसका निराकरण मानकी के स्तर पर नहीं हो पाता, मानकी के स्तर पर नहीं हो पाता। तीन मानकी मतलब क्या समझे, नंबर से ये है कि मानकी मतलब एक जो पद है वो 3 लोग अगर इकट्ठा होंगे तो उस ग्रुप को क्या कहेंगे, 3 मानकी। जब भी कोई मामला मानकी के स्तर पर नहीं सॉल्व होता है तो 3 मानकी के पास ये मामला जाता है, ठीक है। क्या बोले, लास्ट लाइन, जिसका निराकरण नहीं हो पाता उससे क्या लिखे, बोल दीजिए कोई, नहीं हो पाता, उतने तो लिखा है, जिसका निराकरण मानकी के स्तर पर नहीं हो पाता उसका निराकरण करता है, या फिर हाँ वही लिखे, उसका निराकरण 3 मानकी ही करता है, उसका निराकरण 3 मानकी करता है। वैसे मामले जिसका निराकरण मानकी के स्तर पर नहीं हो पाता उसका निराकरण कौन करता है, 3 मानकी करता है। देखिए 3 मानकी का आदेश मान्य होता है, 3 मानकी का आदेश मान्य होता है। लेकिन फिर भी लिखिएगा नहीं, लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि मान लीजिए कोई वादी या प्रतिवादी से संतुष्ट नहीं है तो जा सकता है, न्यायालय जा सकता है, इसमें बाध्यता नहीं है कि उसको वहीं पर उसको मतलब बोल सकता है ना कि जैसे मुंडाओं में क्या था कि बाध्यता थी कि मुंडा संघ या 22 पढ़ा जो बोल रहा है वो अंतिम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं, बाध्यता नहीं, यहाँ पे आप जा सकते हैं, कचहरी जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, लेकिन इस सारे प्रोसेस से हो करके, क्योंकि जो अधिकार मुंडा मानकी को दिए गए हैं वो पहले उसका निराकरण, पहले तो वहीं उसी स्तर पर उसको सॉल्व करने का प्रयास करेगा,
लेकिन जब वो वहां से नहीं सॉल्व होता है तो आप अपर जा करके अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सुविधा दी गई है जनजातियों में, खास करके हो जनजाति में सुविधा दी गई है ताकि निराशा ना हो। मैंने बताया था लेकिन हो जनजाति बड़ा बदमाश किस्म का आदमी, मतलब जनजाति था। बदमाश कहने का मतलब स्वतंत्र प्रिय था। स्वतंत्र प्रिय होने की वजह से वो क्या था ना, किसी के कब्जे में नहीं आता था, मतलब किसी के अधीन नहीं होता था वो, चाहे वो राजा हो, सिंह वंश का राजा हो या अंग्रेज हो, कोई भी उसको अगर अपने अंडर करना चाहता था तो ठीक है, हो जाता था और फिर विद्रोह करके बाहर हो जाता था। मतलब अल्टीमेटली उस पर कंट्रोल करना बहुत दिक्कत था। इसी वजह से उनको बहुत सारी सुविधाएं दी गई मुंडा मान की शासन व्यवस्था में, ठीक है। तो इस तरह से मुंडा मान की शासन व्यवस्था समाप्त हो गया। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।